हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने एक्सपेंडिचर टर्म सीखा था। एक्सपेंडिचर में दो कैटेगरी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज थर्ड कैटेगरी पढ़ेंगे और उसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है टू पोस्टपोन्ड। तो डेफर्ड मीन्स टू पोस्टपोन्ड। तो ये वो खर्च हो गया जिसको फ्यूचर के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। पूरा अमाउंट नहीं, सर्टेन अमाउंट। नॉर्मली ये खर्च रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन इसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। नॉर्मली 3 से लेके 7 साल तक का बेनिफिट हमको मिल सकता है। तो इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि जो टोटल हमने खर्च किया है उसको भी उतने ही साल में स्प्रेड कर दें, और एक पोर्शन हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी बचा हुआ अमाउंट बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट में शो कर देते हैं। तो वही बोल रहा है, there are certain expenditures which are revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. Such expenditure are termed as deferred revenue expenditure. The benefit of such expenditure is derived for 3 to 7 years. Hence, the total expenditure is also spread over the years for which the benefit is likely to be derived. Clear है ना आप? एग्ज़ाम्पल, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर एक बहुत ही सिंपल और कॉमन एग्ज़ाम्पल है। इस पे हम एक बार में हेवी अमाउंट खर्च करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट हमको 3 साल या 5 साल तक भी मिल सकता है। तो इसलिए टोटल खर्च को जितना साल का बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से एनुअल एक्सपेंस जो आ जाता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बचा हुआ अमाउंट हम शो कर देते हैं बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है आपको? अगला टॉपिक, द अमाउंट स्पेंट in the day-to-day running of the business is known as expenses। तो बिज़नेस को डे टू डे रन करने के लिए भी कुछ खर्च करना पड़ता है, उन खर्च को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड। कोई सामान बेचने का जो खर्च होता है या कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसका जो खर्च हो गया उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब सामान बेचेंगे तो कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सब हेडिंग है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, अमाउंट पेड फॉर सैलरी, रेंट, commission
एडवर्टीजमेंट, एक्सेट्रा। तो ये सब बिजनेस को चलाने में ये सारा भी खर्च हमको करना पड़ता है। स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना पड़ता है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा नॉर्मल जो बिज़नेस रन करने का खर्च है उसी कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा हो गया डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। कोई भी फिक्स एसेट्स क्यों ना हो, डे बाय डे उसका वैल्यू कम होता जाता है, यूज़ करने की वजह से, चाहे टाइम बीतने की वजह से, चाहे ड्यू टू एक्सीडेंट। तो एसेट का वैल्यू एक्सेप्ट लैंड, लैंड को छोड़ करके लैंड का वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होता है, यानी कि बढ़ता है। बाकी नॉर्मली जितना फिक्स एसेट्स है उसका वैल्यू कम होता जाता है, तो उसको हम डेप्रिशिएशन वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो वो भी मेरा एक्सपेंस के कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेवेन्यू। यहाँ स्पेंड था, द अमाउंट रिसीव्ड, बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, it is the amount received from day to day running of the business। तो रेवेन्यू किसको बोलते हैं बाबू मेरे, जो हम गुड्स सेल करते हैं और उससे जो टोटल अमाउंट मिलता है, या अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे जो टोटल अमाउंट मिला उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। यानी कि डे टू डे बिज़नेस को रन करने से जो भी पैसा हमको मिलता है, या सर्विस प्रोवाइड करने से ऑन अ रेगुलर बेसिस जो भी हमको अमाउंट मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स, fee received, commission received, rent received, etc. तो ये मेरा सारा रेवेन्यू हो गया। सेल तो हमको डेली करना है, डेली सामान बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। सर्विस भी हमको प्रोवाइड करना है डेली बेसिस पे, उसके बेसिस पे जो हमको फ़ी मिलता है वो भी हमारे लिए रेवेन्यू है। अगर हम प्रोफेशनल है तो मे बी डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे फ़ी मिलता है, ये उनके लिए रेवेन्यू हो जाता है। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला टर्म पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम। इट इज द डिफरेंस बिटवीन
रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, इसका फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू हमने अभी सीखा था कि सामान को बेचने से जो अमाउंट मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, और कि सामान को बेचने का जो खर्च आता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंस कम, रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दिए तो मेरा क्या आ गया? इनकम। ये आपका जो सरप्लस बच गया, सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसी को हम इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉफिट। इट इज द डिफरेंस between the total revenue and total expenses of the business for an accounting period। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनकम में और प्रॉफिट में। यहाँ पे हमने सिर्फ रेवेन्यू वर्ड यूज़ किया था और सिर्फ एक्सपेंस वर्ड यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस यूज़ किया है। टोटल रेवेन्यू मतलब सेल के अलावा जो दूसरा आपको अमाउंट मिला है। से फॉर इंस्टेंस आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है ऑन बैंक डिपॉजिट्स। बिज़नेस को रन करने से जो हमको पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, लेकिन जो बैंक में पैसा जमा किए हैं ये बिज़नेस को रन करने से नहीं मिला है। ये तो सरप्लस पैसा था मेरे पास, उसको हमने बैंक में जमा कर दिया और उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो ये अदर रेवेन्यू हो जाता है। उसी तरह से आपने किसी को लोन दिया है और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट मिला है, ये भी अदर रेवेन्यू हो गया। तो सेल के साथ इन दोनों रेवेन्यू को भी ऐड कर दिए तो ये टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। उसी तरह से एक्सपेंस की भी बात करते हैं। सामान बेचने या सर्विस प्रोवाइड करने का जो भी खर्च होता है उसको एक्सपेंस बोलते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा खर्च आपको करना पड़ गया या किसी तरह का लॉस हो गया बिजनेस को, उसको टोटल एक्सपेंसेस बोलेंगे। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, अब बैंक से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये आपका अदर एक्सपेंस के कैटेगरी में आ जाएगा। आपने कोई एसेट सेल किया है और उस एसेट को सेल करने पे आपको घाटा हो गया, ये अदर लॉस के कैटेगरी में आ गया, ये डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये सब कुछ काट छांट करके जो बिज़नेस को मिलता है तो हमारा प्रॉफिट आ गया। अंडरस्टूड? अगला टर्म है गेन। गेन वो फ़ायदा है जो बिज़नेस से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। तो इट इज़ द मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेजेस
resulting from events or transactions which are incidental to business, जो बिजनेस से इनडायरेक्ट वे में रिलेटेड है, यानी कि वो बेनिफिट हमको बिजनेस की वजह से ही मिला लेकिन बिजनेस को रन करने की वजह से नहीं मिला। जैसे से फॉर इंस्टेंस आपने फिक्स एसेट को सेल कर दिया और उस पर आपको फ़ायदा हो गया, दैट इज़ गेन। आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं हैं लेकिन आपका कोई एसेट था, कोई ज़मीन थी, कोई बिल्डिंग था, उसको आपने सेल किया और उस पर आपको फ़ायदा हो गया, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गेन। उसी तरह से आपने लॉटरी टिकट परचेज़ किया था एंड यू वर लकी एंड यू वन द लॉटरी, तो दैट इज़ गेन। बिजनेस की वजह से तो नहीं हुआ ना वो फ़ायदा आपको, लेकिन वो बिज़नेस के पैसे से ही ख़रीदा गया था लॉटरी टिकट, इसलिए बिज़नेस के अकाउंट्स बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस है। इसको एक्सपेंडिचर कर दीजिए एक्सपेंसेस की जगह पे। Next word is loss. It is the difference between total expenditure over total रेवेन्यू। अगर आपका टोटल खर्च बड़ा है इन कंपैरिजन टू टोटल रेवेन्यू तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट। अगर टोटल रेवेन्यू बड़ा है और टोटल खर्च छोटा है तो प्रॉफिट, और ठीक इसका उल्टा लॉस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू मेरे? लॉस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। बिजनेस को जो भी कुछ मिला है किसी भी सोर्स से उसका टोटल कम है, और जो भी बिजनेस का खर्च हुआ है चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में वो बड़ा है, तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस होगा। आप समझ में आई बात? नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस। इट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स in which the business deals. The items which are purchased for trading purpose or for manufacturing purpose is known as purchases. तो जिस सामान को हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं, जिस चीज़ के हम डीलर हैं और उस सामान को अगर हम ख़रीद रहे हैं तो हमारे लिए परचेजेस कहलाएगा। उसको बेचने के लिए ही ख़रीदा जाता है, यूज़ करने के लिए नहीं। सपोज़ कीजिए आपका ज्वेलरी का बिज़नेस है और आपने
अपने बिजनेस के लिए ज्वेलरी आइटम ख़रीदा है, चाहे गोल्ड ही ख़रीदा है, चाहे प्रेशियस स्टोन ख़रीदा है, तो वो आपके लिए परचेजेस कहलाएगा। उसके अलावा बिज़नेस के लिए कोई भी दूसरा आइटम खरीदिए, उसके लिए परचेजेस वर्ड यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टूड? मे बी आपने अपने बिज़नेस के लिए लैपटॉप ख़रीदा, लेकिन आप लैपटॉप का बिज़नेस नहीं करते हैं, तो लैपटॉप आपके लिए परचेजेस नहीं कहलाएगा, वो ऑफिस इक्विपमेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं और उसके लिए आपने फर्नीचर ख़रीदा है, लकड़ी ख़रीदा है, तो वो परचेजेस कहलाएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, से फॉर इंस्टेंस आपका जूस का फैक्ट्री है और उसके लिए आपने फ्रूट्स परचेज़ किया है, तो वो आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया और वही आपका परचेजेस कहलाएगा। अब क्लियर है? एक आइटम इसी से रिलेटेड, परचेजेस रिटर्न, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न ऑफ परचेज्ड गुड्स to the supplier is known as purchases return। तो ख़रीदा हुआ माल जो आप वापस सप्लायर को करते हैं, उसको परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने ऑर्डर कोई और आइटम किया था और सप्लायर कोई दूसरा माल भेज दिया आपके पास, या माल जो उसने भेजा है वो डिफेक्टिव है, आप क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं अपने सप्लायर को, तो उसको हम परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। आउटवर्ड मतलब ख़रीदा हुआ माल बाहर चला गया, जस्ट लाइक आउटगोइंग कॉल। तो ख़रीदते हैं माल तो उसको परचेजेस वर्ड से इंडिकेट करते हैं, और ख़रीदा हुआ माल जब वापस रिटर्न कर देते हैं तो उसको परचेजेस रिटर्न बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज सेल्स। इट इज़ द ट्रांसफ़र of goods or services to customers for price। Sales is used only for sale of such goods which are purchased for रीसेल। तो सेल्स किसको बोलते हैं बाबू? कोई सामान या जो सर्विस हम सेल करते हैं टू आवर कस्टमर फॉर सम प्राइस, उसको हम सेल्स बोलते हैं। नॉर्मली जिस चीज़ का हम ट्रेडिंग करते हैं, जो सामान हम बेचने के लिए ख़रीदे हैं और उसको बेच रहे हैं, तो उसको सेल्स वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा बिज़नेस का कोई भी चीज़ अगर हम बेचेंगे, उसको सेल्स वर्ड से इंडिकेट नहीं किया जाता है। सिर्फ गुड्स को सेल करेंगे तो सेल कहेंगे, उसके अलावा कोई भी दूसरा आइटम अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसको सेल्स वर्ड से इंडिकेट नहीं करते हैं।
जैसे अभी हमने कहा था कि से फॉर इंस्टेंस आपका ज्वेलरी का शॉप है, तो ज्वेलरी का शॉप है और आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, प्रेशियस स्टोन सेल कर रहे हैं, तो वो सेल्स कहलाएगा। लेकिन अगर कोई आपका पुराना फर्नीचर था या कोई पुराना लैपटॉप था या कोई पुराना इलेक्ट्रिक आइटम था, उसको सेल कर देते हैं तो वो सेल्स नहीं कहलाता है। ओके, परचेज करेंगे तो उन एसेट्स को एसेट्स के नाम से ही इंडिकेट किया जाएगा और उनको अगर सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उस एसेट के नाम से ही उसको इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स और परचेजेस दोनों वर्ड गुड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, किसी और सामान के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। क्लियर है? याद रहेगा ना? प्लीज़ हमेशा इसको याद रखिएगा। अब सेल्स का ठीक उससे रिलेटेड एक वर्ड और है और वो है सेल्स रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न्ड by the customer is known as sales return। कभी कभी आप कोई सामान अपने कस्टमर को बेच देते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं आपको किसी भी कारण से, तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। जब उनको बेचें तो सेल्स, और जब वो हमको वापस किए तो सेल्स रिटर्न। अंडरस्टूड? तो आज कुछ टर्म्स हमने फिर से सीखा, कुछ टर्म्स नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।